हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के बारे में एक भी शब्द कहूं, मैं कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये है कि ये 11th ही नहीं, पूरे 11-12 का ये सबसे ज़रूरी चैप्टर है। तो जो बच्चे 11th में भी नए नए आए हैं, जो आपने ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक मैथ्स और उसके बाद यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया होगा, तो उसके बाद इमीडिएटली हम पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर्स। और मैं ओवर द ईयर्स में जितने भी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने हर साल हमेशा पहला लेक्चर का पहला शब्द मैं यही बोलता हूँ जब भी मैं शुरू करता हूँ स्केलर वेक्टर, कि यार देखो ये 11th एंड 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसलिए नहीं है कि इससे सवाल आएंगे, बहुत ही कम चांस है कि इस स्केलर वेक्टर चैप्टर से प्योर इस स्केलर वेक्टर सवाल आने वाले हैं, बहुत कम चांसेस हैं। चाहे कोई भी एग्जाम लो, नीट लो, जेई लो, सवाल नहीं आएंगे इससे। लेकिन इसके बिना ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चैप्टर होगा या कोई भी चैप्टर में ऐसा सवाल होगा मैक्सिमम सवालों में जिसमें स्केलर वेक्टर का यूज़ नहीं आएगा। मतलब ये किंग नहीं है लेकिन किंग मेकर है। मतलब ये आपको मार्क्स, इससे डायरेक्टली मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन इसके बिना मार्क्स मिलेंगे भी नहीं, है ना। इसलिए स्केलर वेक्टर हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको कोशिश करूँगा अपना सबसे बेहतरीन तरीके से समझाने का। आपको जो भी डाउट्स होगा वो बिल्कुल उस समय क्लियर करना, ठीक है। अब देखो स्केलर वेक्टर में ये इसलिए काम आता है ना, और स्केलर वेक्टर में इनफैक्ट 11th ही नहीं 12 के जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, मैक्सिमम चैप्टर्स में कोई भी मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें एक ऐसा सवाल नहीं बन सकता है जिसमें वेक्टर इंक्लूडेड ना हो। मतलब आप कोई भी चैप्टर की बात करो उसमें वेक्टर को आप इंक्लूड हमेशा कर सकते हो। मतलब उस सवाल में वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट आ ही सकता है। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि स्केलर वेक्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इनफैक्ट जो बच्चे मैथ्स लिए होंगे 11-12 में, उनका 12 में एक मैथ्स में भी चैप्टर है वेक्टर्स, और जो यहाँ पढ़ोगे बिल्कुल वैसा ही वहाँ भी पढ़ना है, मैथ्स में भी। मतलब अगर ये चैप्टर आपका ख़राब हो गया तो आपको 11 का फिजिक्स, 12 का फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और जिनके बच्चों का 12 में मैथ्स है, उनका मैथ्स में आपको वेक्टर भी समझ में नहीं आएगा वो। इसलिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, स्केलर वेक्टर्स पूरे आपके 11-12 के फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में ऐड होगा। इसका नॉलेज जब तक नहीं होगा, ऐसा बहुत बार होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर आता हो बहुत अच्छे से, एक्सेप्ट वेक्टर्स, अगर आप उसके चैप्टर के सवाल शुरू करोगे करना, आपसे होगा, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट पे आओगे, एक स्टेप 2 पे, स्टेप 3 पे, वहाँ पे इंक्लूड होगा वेक्टर और उसके बाद आप सरेंडर कर दोगे। मतलब वो चैप्टर आते हुए भी उसके सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा अगर आप स्केलर वेक्टर आपको नहीं आता है तो। इसलिए स्केलर वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, जहाँ दिक्कत होगा अपने फैकल्टी से बिल्कुल पूछना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यार देखो स्केलर वेक्टर ऐसा है ना कि आपके पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसका यूज़ फिजिक्स में होता है, जो मेजरेबल क्वांटिटी होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ से नांदेड़ से हैदराबाद, तो ये डिस्टेंस नियरली मुझे लगता है कि 293-294 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये एक जो डिस्टेंस है मेजरेबल क्वांटिटी है। आपने इसको मेजर किया, भाई कितना है किलोमीटर, तो 293 किलोमीटर्स है। आपने एक पर्टिकुलर यूनिट लिया किलोमीटर डिस्टेंस का। तो फिजिकल क्वांटिटी जितने भी आपके हैं, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर ये बात करो ये फिजिकल क्वांटिटीज़, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी 12 में, आपके 11-12 में आपको पढ़ना है, उन सारे क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वैसे क्वांटिटी जिसका जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ये आपने यूनिट डायमेंशन में अच्छे से पढ़ा होगा। जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पहला स्केलर्स एंड दूसरा वेक्टर्स, ठीक है। ये स्केलर और दूसरा हमारा क्या है, वेक्टर्स। अब समझो, इनफैक्ट एक और होता है टेंसर्स, ठीक है, लेकिन वो उतना अभी काम का नहीं है आपके लिए। टेंसर बताऊंगा मैं क्या होता है, लेकिन मेजॉरिटी हम डिस्कशन अपना कन्फाइंड करेंगे स्केलर और वेक्टर्स पे। बालक तुम चाहो पहले डेफिनेशन लिखो, चाहो क्या पहले लिखो। स्केलर्स, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, the physical quantities which can be described completely by its magnitude only, and does not require a direction for its explanation, ठीक है। मतलब देखो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं। जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो कि कोई बोला कि मास है किसी बॉडी का मास, एक बच्चा है उसका मास 50 kg है,
तो मास 50 kg है, तो 50 kg खुद से डिस्क्राइब कर दिया है, उसमें कुछ और ऐड करने की अब ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे कि मान लो कि आप अपने दोस्त के आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त के घर जा रहे हो, और आप जैसे ही अपने दोस्त के घर गए, वहाँ पे एक ऐसा चौराहा आया जिसके एक ऐसे आप 4 पार्ट्स में 4 जगहों से रास्ते हैं, आप जा रहे हो, ऐसे इधर भी जा सकते हो, इधर भी और ऐसे भी, ऐसे आता ना सर्कल टाइप, ठीक है। तो अब वहाँ पे जाकर, अब वो राउंड अबाउट में क्या हुआ, आप वहाँ पे जाके अपने दोस्त को फ़ोन करते हो, आपको रास्ता नहीं पता, कि यार मुझे बताओ तुम्हारे घर पहुँचना के लिए क्या करूँ। उसने बोला कि देखो वो जो राउंड अबाउट है ना, वहाँ से मेरा घर 50 मीटर की दूरी पर है बस। आप वहाँ पहुँच गए, अब आप वहाँ कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस बताया गया है कि जो डिस्टेंस आपके दोस्त का जो घर है वो आपके उस राउंड अबाउट से कंसिडर करो कि 50 मीटर्स है। तो 50 मीटर आखिर क्या ये सफिशिएंट है, मतलब क्या ये मैग्नीट्यूड आपको उस घर तक पहुँचा देगा? आंसर है कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ पहुँचने के बाद आपको ये नहीं पता कि ये 50 मीटर किस तरफ है, ये राइट है, लेफ्ट है, स्ट्रेट है, या यूटर्न लेके पीछे जाना है। इसका मतलब है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका, वहाँ से आप जहाँ पे हो राउंड अबाउट, वहाँ से आपके दोस्त के घर जाना, ये जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मालूम होगा कि आपको जाना एक्चुअली किधर है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड 50 मीटर से आप उसके घर नहीं पहुँच सकते हो। मतलब वो जो क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से वहाँ जाना, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो स्केलर्स में क्या था कि स्केलर्स में ऐसा था जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से, लेकिन वेक्टर्स में लिखो कि the physical quantities which can be described by magnitude and direction and which follows the vector laws of addition मतलब देखो स्केलर के लिए क्या चाहिए, बस मैग्नीट्यूड उसके लिए काफ़ी है, लेकिन इसमें क्या चाहिए, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वो वेक्टर लॉस को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉस कौन से होते हैं, वो जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको बताया जाएगा। ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है, ठीक है। तो वो हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब अभी आपको क्या समझ में आया, वेक्टर मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और ये दोनों होना ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों ही सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, वो उसको वेक्टर लॉस को फॉलो करना आना भी चाहिए, वेक्टर लॉस को फॉलो करना चाहिए, तभी होगा। एक्सेप्शन क्या है, सुनो। जैसे कि मैं बात करूं करंट का, ठीक है, आपको पता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर होता है, क्लास 10 में भी देखा था आपने। ये भी आपने सुना होगा कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये भी पता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इसको कॉमन सेंस में बोलते हैं। तो आपको क्या लग सकता है कि जो करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड है, राइट, 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऐसा सुना होगा ना कई बार। तो आपको लग रहा होगा कि मैग्नीट्यूड भी है करंट के पास 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी है कि इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल डीसी के केस में। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, करंट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है। मतलब किसी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए उसको वेक्टर लॉस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। वेक्टर लॉस उसका चर्चा हम आगे करेंगे। मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप राउंड अबाउट में खड़े हो, वहाँ से अगर आपको दोस्त के घर पहुँचना है तो उसके लिए आपको 50 मीटर दूरी मैग्नीट्यूड, एंड तब बोलेगा कि तुम जहाँ पे हो वहाँ से अपने राइट टर्न ले लो, राइट वाले रोड पर आओ, तब 50 मीटर पे पहला घर मेरा है। इसका मतलब है कि उसने आपको मैग्नीट्यूड दिया 50 मीटर, डायरेक्शन दिया वहाँ से राइट टर्न ले लो। तो ये जब तक दोनों चीज़ें आपको नहीं मालूम है तब तक आप डिस्प्लेसमेंट अपना नहीं कर सकते हो उस राउंड अबाउट से उसके घर तक, अपने दोस्त के घर तक। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, और जो वेक्टर लॉ को फॉलो करे, ऐसे बोलते हैं उसको वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ में ऐसा मैंने बोला कि मेजरेबल क्वांटिटी वो होता है जिसको मेज़र कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। लाइक जैसे कि इमोशन की बात करो, लाइक प्यार, खुशी, दर्द, ये सब का आप मेज़र नहीं कर सकते हो। कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया ऐसा है कि आज मैं 5 किलो खुश हूँ या आज मैं 5 मीटर खुश हूँ। ये ऐसा कुछ, ऐसे नॉनसेंसिकल बातें होती हैं। मतलब ऐसे क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हो सिर्फ उसी को आप कैटेगराइज कर सकते हो स्केलर वेक्टर्स में, जो मेजरेबल नहीं है उसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक बात और सुनना, स्केलर वेक्टर्स में क्या होता है, पर्टिकुलर स्केलर्स में, मैं स्केलर्स की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी स्केलर क्वांटिटी हैं, लाइक आप एग्जांपल लिख सकते हो, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम,
काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, स्पीड, डिस्टेंस, और वेक्टर में लिखो एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एट्सेट्रा। ये सारे जो चीज़ें हैं, तो इनमें से जो स्केलर है, वो स्केलर में क्या होता है कि स्केलर में आपको सिंपली जो अलजेब्रा का लॉज होता है वही फॉलो करना है। लाइक 3 + 5 8, ये स्केलर में हमेशा सही होगा। लेकिन अगर वेक्टर में एक ऐसा दो वेक्टर जिसका एक मैग्नीट्यूड 3 और एक 5 है, तो इन दोनों वेक्टर्स का 3 + 5 8 हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। 3 + 5 का एडिशन हो सकता है कि -2 से लेकर +8 तक कुछ भी हो। मतलब जो अलजेब्रा के लॉज हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो अलजेब्रिक जो स्टेप्स हैं, जो अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं, वो स्केलर में वैलिड हैं, लेकिन वो वेक्टर में वैलिड नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 3 + 5 8 हमेशा हो, ये स्केलर में होता है। लेकिन वेक्टर में अगर दो ऐसे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड एक 3 है, दूसरा 5 है, इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आना चाहिए 8, ये जरूरी नहीं है। आंसर -2 से लेकर 8 तक कुछ भी पॉसिबल है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिखो इतना। मैंने बोला कि इसमें एक छोटा सा डिवीजन होता है, टेंसर। वैसे उसके बारे में विशेष चर्चा हमें नहीं करनी है, सिलेबस में भी नहीं है। टेंसर कहता है, लिखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स अबाउट डिफरेंट डायरेक्शंस। द टेंसर क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड अबाउट डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसका अलग अलग एक्सिस के अबाउट, अलग अलग डायरेक्शन में इसका वैल्यू अलग अलग हो, सेम क्वांटिटी का। एक दो एग्जाम्पल है, एक है स्ट्रेस और दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों का चर्चा आपको किया गया होगा यूनिट डायमेंशन में। स्ट्रेस, फोर्स बाई इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ठीक है, चलो। वेल, तो अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस मैंने आपको पढ़ाया है कि देखो यार स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। मुझे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। जैसे कुछ और अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो जैसे कि बोला कि एक बॉडी, एक कंसिडर करो कि एक कोई क्रिमिनल है और वो कार से किसी रास्ते में भाग रहा है। ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम से, वहाँ का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था, उसको फ़ोन आता है कि तुम्हें इस कार का पीछा करना है। ठीक है, और पुलिस की गाड़ी जो है वो निकल जाती है और पीछा करती है। तो एक बात मुझे बताओ, आखिर पीछा तब करेगी ना जब उसके बारे में एग्जैक्ट उसका डायरेक्शन पता होगा। मान लो कि बस पुलिस ने ये फ़ोन किया कि ये गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी जा रही है आगे। वो जो क्रिमिनल है उससे गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे जा रही है। तो क्या वो पुलिस स्टेशन से गाड़ी निकाल के उस क्रिमिनल का पीछा कर सकता है? नहीं। ये बताना भी ज़रूरी है कि 50 किलोमीटर पर आवर से वो क्रिमिनल किधर ड्राइव कर रहा है, क्योंकि जब तक वो डायरेक्शन नहीं पता होगा तो पुलिस की गाड़ी जा ही नहीं सकती उसके पीछे। तो 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हुआ, और डायरेक्शन मान लो कि बोली कि वो हिंगोली की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर किधर, टुवर्ड्स हिंगोली, ये वेलोसिटी हुआ। मतलब वेक्टर में डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। सिमिलरली मोमेंटम की बात करो, एक बॉडी मूव कर रही है 3 kg/s टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन हुआ ना टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बिना कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कहाँ जा रही है वो? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक बॉडी है, एक बच्चे ने बोला कि सर उसके सर पे पत्थर गिरा ऊपर से नीचे 50 न्यूटन के फोर्स है। मतलब जो उसको एक दर्द का एहसास हुआ वो कहाँ से हुआ? जब एक बॉडी 50 न्यूटन फोर्स से ऊपर से नीचे गिरी। तो डायरेक्शन क्या हुआ? वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड कितना? 50 न्यूटन। इसका मतलब है ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी जिनका एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं हो सकता, उसमें डायरेक्शन लगाना ज़रूरी होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपको वेक्टर कहलाते हैं। वेल नाउ, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कि आखिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेल सुनो, एक काम करो, अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, पहले वेक्टर को डिनोट कैसे करोगे? कोई भी वेक्टर होगा ना उसको डिनोट ऐसे करोगे। अगर मान लो कि वेक्टर ए है, राइट, तो ए के ऊपर एरो, ए के ऊपर एरो, ये होता है वेक्टर का नोटेशन। कभी कभी लोग ऐसे भी जल्दबाजी में लिख देते हैं ए बार, लेकिन आप जनरली ऐसे देखो, ये होता है वेक्टर ए। अब सुनो, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कोई भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन आप उसके लिए क्या करो, एक आप एरो ड्रॉ करो।
ऐसे एक एरो ड्रॉ करो, ये एरो आपका वेक्टर है, करेक्ट है। अब सुनो, इसमें क्या है कि ये है आपका टेल एरो का और ये है हेड। अब इसमें इस एरो में मतलब क्या है, सुनो, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है, क्या है, लेंथ ऑफ एरो, ये आपका कंपैरेटिव सिग्निफाई करता है मैग्नीट्यूड, करेक्ट है। क्या करता है, सिग्निफाई मैग्नीट्यूड। इसका जो टिप है ये आपको बताता है इसका वेक्टर का डायरेक्शन। क्या बताता है, वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इसको बहुत ही फाइन लैंग्वेज में बोलूं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ बोलूं, तो जैसे कि मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार ए जो है, कार ए वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से अलोंग ईस्ट, है ना, किधर जा रही है, अलोंग ईस्ट। और कार जो बी है वो जा रही है 5 मीटर, कंसिडर करो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, करेक्ट है, अलोंग नॉर्थ। इसको दोनों को वेक्टर में बताओ। वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड भी है, 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, डायरेक्शन है कि ईस्ट की तरफ जा रही है। अब आपको ये तो पता ही होगा, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये कैसा वर्टिकल होता है क्या, मतलब ये ऊपर ये नॉर्थ नीचे साउथ होता है क्या, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। मतलब ऐसे, इधर नॉर्थ उधर साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। आप ऐसा मत समझना कि वर्टिकल में दिखा रहा हूँ मतलब ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऐसा नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ऐसे, इस तरह। मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा रहूँ तो सामने मेरे नॉर्थ, पीछे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। आखिर तुम ध्यान से सुनो, दो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्या कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, उनका जो लेंथ होगा कंपैरेटिव वो बताएगा मैग्नीट्यूड, और जो टिप होगा वो बताएगा डायरेक्शन। पहला कार का वेलोसिटी किधर भाई साहब, 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, अलोंग ईस्ट की तरफ, मतलब इधर, तो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ ओरिजिन से शुरू किया, 5 मीटर पर सेकंड इधर, ये है वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए किधर, 5 मीटर पर सेकंड किधर, अलोंग ईस्ट। अब ये जो है ये कंपैरेटिव मैंने बोला है कि ये मैग्नीट्यूड है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड, अगर आपको मान लो कि डिनोट ही करना है मैग्नीट्यूड को लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आप एक काम करो, कोई एक सुटेबल स्केल ले लो। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा लिया कि मैंने ऐसा मान लिया कि लेट मेरा 2.5 सेंटीमीटर वो इक्विवेलेंट है, मेरा 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है 2.5 मीटर पर सेकंड का। मैंने सुटेबल स्केल लिया, कंपैरेटिव बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ये वैल्यू ले लो, आप कोई भी स्केल चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैंने अगर 1 सेंटीमीटर को 2.5 मीटर पर सेकंड लिया, तो मेरा ये जो वेक्टर है ए, उसका लेंथ कितना होगा एरो का, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी ऑफ कार बी करा तो 1 सेंटीमीटर को मैंने लिया है 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका 4 टाइम्स अगर करोगे तो 4 सेंटीमीटर में 10 आएगा। तो डायरेक्शन कौन सा रहेगा, नॉर्थ वाला ही रहेगा ये, लेकिन सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 4, तो 1 2 3 4, करेक्ट है। ऐसा ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी। या इतना क्यों लिख रहे हो, इतना ही लिखो ना सिर्फ, आई बात समझ में। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी। देखो टिप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, टिप क्या बता रहा है, डायरेक्शन इसमें किधर, नॉर्थ की तरफ, कार ए ईस्ट की तरफ, कार बी नॉर्थ की तरफ। मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कंपैरेटिवली इसका लेंथ भी ज्यादा है ना, मतलब लेंथ एरो का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। क्या एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं, कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड। तो क्या सवाल में हर बार हम स्केल लेकर ये सब काम शुरू करेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कुछ नहीं। आपको आप ऐसे भी कर सकते हो रफली, ये है ए और ये है बी, बस हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड, कंपैरिजन में मतलब साफ दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे क्या रहेगा, ज्यादा, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको लिखो। अब सुनो मेरी बात यार, एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि ये दोनों हमेशा इधर ही मूव करता, क्या जरूरी है क्या,
नहीं। तो ये जो वेक्टर के ऊपर ये देखते हो ना, ये जो है मैग्नीट्यूड और ये इसका है डायरेक्शन। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आपको डिनोट करना होगा तो ये आपका क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर में ये जो एरो है वो शो करता है डायरेक्शन, और ये जो है इसका, ये जो ए है वो है उसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब तुम ये मत समझना कि एक ऊपर एरो है मतलब ये वेक्टर हमेशा ए राइट की ओर होगा, नहीं। चाहे वेक्टर राइट हो, लेफ्ट हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जो भी हो, वो सबका सब क्या होगा, हम डिनोट ऐसे ही करेंगे। उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा सामने दिख रहा है एरो तो सामने ही रहेगा, नहीं। इसका मैग्नीट्यूड को आप क्या करते हो, जब भी इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप इसमें मॉड डाल देते हो, 2 डब्बों में बंद कर दो मॉड, या इसी मॉड को आप सिंपली ऐसे भी लिखते हो। तो मैग्नीट्यूड का साइन क्या है, जो वेक्टर है उसका मॉड निकाल लो, मॉड डालो, मॉडुलस, या फिर सिंपली उसको ए लिखो, उसका एरो ऊपर हटा दो। जैसे ही एरो ऊपर हट गया उसका मतलब क्या हुआ, वो स्केलर हो गया, है ना, ठीक है। वेल, तुम्हें डायरेक्शन पता है ना सब, मतलब किधर नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ क्या होता है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो, क्योंकि ये डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन आपके लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शुरू करते हैं, देखो इस पूरे चैप्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक ही साथ खेलना है, तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, है ना। अलॉन्ग ईस्ट, अलॉन्ग नॉर्थ, अलॉन्ग साउथ, अलॉन्ग वेस्ट, ये तो पता ही होगा। अगर किसी ने बोला कि ऐसा है कि बताओ एक ऐसा वेक्टर जो साउथ ईस्ट में हो, किधर हो, साउथ ईस्ट, तो समझो साउथ ईस्ट मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के बीच में एकदम ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 डिग्री। साउथ ईस्ट मतलब बीचों बीच साउथ और ईस्ट का, करेक्ट है। ये हुआ कितना बच्चे, 45, ये क्या हुआ, साउथ ईस्ट। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर बोले आपकी नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में। सिमिलरली अगर नॉर्थ वेस्ट ये वाला और साउथ वेस्ट ये वाला। कभी कभी क्या पूछता है ना, ये अलग तरीके से पूछता है, लाइक आपको बोला कि बॉडी इज मूविंग अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या बोला है, बोला है बॉडी इज मूविंग अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चलो डायरेक्शन शो करो यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, आगे बता रहा हूँ मैं, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो समझना आपको जरूरी है। बॉडी इज मूविंग अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या है, अब समझो। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, शुरू कहाँ से करना है, वेस्ट से, जाना किधर है, नॉर्थ की तरफ। कितना डिग्री पे घुमा है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब ये बॉडी इधर जा रही है। ऑब्वियसली आपको ओरिजिन चूज करना पड़ेगा, यहाँ से इधर बॉडी जा रही है और ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, शुरू कहाँ से करना है, वेस्ट से, कहाँ जाना है, नॉर्थ की तरफ। कितना जाना है, 30 डिग्री, बॉडी ऐसे मूव कर रही है। अच्छा, क्या इसी को ऐसे बोल सकता हूँ, क्या ये कितना होगा दोस्त, 60 डिग्री। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बॉडी इज मूविंग अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट इज इक्वल टू, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सोचो कि 60 बॉडी इज मूविंग अलोंग 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, इज इक्वल टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है कि नहीं। नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, सॉरी ये होगा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब क्या शुरू करना है, पहले कहाँ है बॉडी, नॉर्थ पे, और कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। कितना डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलो या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलो, दोनों क्या है, बात सेम ही है, करेक्ट है। चलो अच्छा, इसी मान लो कि मैंने आपको ये पूछा कि बताओ 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, शो करो अपने नोटबुक में। 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, खुद से शो करो कहाँ पे आएगा। 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, क्या करना है, 50 डिग्री किधर, साउथ, किसके, वेस्ट के। तो वेस्ट ये है ना, तो यहां से साउथ की तरफ कितना, 50 डिग्री। तो ये हुआ 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, करेक्ट है। ये कितना हुआ, 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट।
क्या 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट को हम ऐसा कह सकते हैं कि 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट इज 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ? ध्यान से देखो ये कितना एंगल है बालक, 40 डिग्री। तो क्या होगा 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ऑफ साउथ शुरू कहां से करना है? साउथ से। किधर जाना है? वेस्ट की तरफ। कितना जाना है? 40 डिग्री, है ना। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल अगर मैं ऐसे में लूं, जैसे कि आपसे एक मैं कहता हूं, सुनो। वेल, दो डायरेक्शन यहां शो करके दिखाओ। ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वेल, पहला बताओ मुझे 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड दूसरा 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलो डायरेक्शन और शो करो आप। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। याद रखो ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है ना। चलो पहला है 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सेकंड 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, चलो ध्यान दो यार, क्या है ना, पहला 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब शुरू अब है कहां पे? ईस्ट पे है। और कहां जाना है? 75 डिग्री नॉर्थ। ईस्ट का 75 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ डायरेक्शन। ये है आपका वेक्टर, है ना। ये एंगल कितना है बच्चे? 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, क्या 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को मैं ऐसा कह सकता हूं कि 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ? सेम ही है ना। 75 डिग्री नॉर्थ जाओ ईस्ट से, या फिर 15 डिग्री ईस्ट जाओ नॉर्थ से। 75 डिग्री नॉर्थ जाओ ईस्ट से, या फिर 15 डिग्री ईस्ट जाओ नॉर्थ से। दोनों बात क्या है? सेम। नेक्स्ट क्या है? 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये हमारा पहला वेक्टर। सेकेंड है कि 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट हो कहां पे आप? वेस्ट। कहां जाना है बच्चे? 40 डिग्री। 40 डिग्री कहां जाना है आपको? साउथ। किससे? वेस्ट से। क्या इसको ये लिख दूं कि इस 50 डिग्री अगर आपसे बोलूं तो 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। दोनों बात सेम ही है ना। या तो 40 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री आप साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है। जैसे कि बताया मैंने आपको, ये साउथ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। सेंटर पे जाएगा तो एकदम नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या होगा? साउथ ऑफ वेस्ट। करेक्ट है। चलो ये आपका हुआ डायरेक्शन। अब आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड और उसका टिप क्या बताता है? डायरेक्शन, है ना। ठीक है, कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर टू टेल्स और टू हेड्स। अगर कोई दो वेक्टर है, जैसे कि मान लो कि वेक्टर ए है और ये मान लो कि वेक्टर बी है, बताओ ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? ए का कि बी का? ऑब्वियसली आप देखो कंपैरेटिव लेंथ किसका ज़्यादा है? बी का। ठीक है, इसलिए बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? ऑब्वियसली नॉट। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो मैंने क्या बोला? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर टू टेल्स और देयर टू हेड्स, बट इट इज नेवर द एंगल बिटवीन टेल ऑफ वन एंड द हेड ऑफ अनदर। लाइक ये अगर ऐसा है, आप समझो ऐसे कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 30। तो ये सही है 60 डिग्री, ये भी 30 सही है। लेकिन अगर आपसे मैं ऐसा कहूं कि एक वेक्टर ऐसा है और इस पे दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, एंड 90 से बड़ा एंगल दिख रहा है, कंसीडर करो ये 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल सही है, ये 30 डिग्री ए और बीच का एंगल सही है। लेकिन यहाँ पे ए और बीच के बीच में एंगल 120 नहीं है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर टू टेल्स और देयर टू हेड्स, बट नेवर द एंगल बिटवीन टेल ऑफ वन एंड द हेड ऑफ अनदर। ये क्या है? देखो बी का टेल है और ये वाला ए का हेड है, तो एक टेल और एक हेड के बीच का एंगल वेक्टर नहीं होता है, वो एंगल टू वेक्टर्स नहीं होता। इसके लिए कर क्या सकते हो? तो एक नोट लिखो कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर इन स्पेस। मतलब किसी भी वेक्टर को आप स्पेस में उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी शिफ्ट करते हो, बस पैरेलल होना चाहिए।
अगर ये वेक्टर ए है तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको पूरा वेक्टर को ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया आगे, तो जब शिफ्ट किया आगे तो ऐसा दिखेगा ये, है ना। शिफ्ट करते समय ध्यान रखें कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कंपैरेटिव भी सेम होना चाहिए। अब अगर ये 120 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 60 डिग्री। तो बच्चों इन दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 नहीं है, 60 डिग्री है, क्योंकि एंगल हमेशा दो टेल या दो हेड के बीच में होता है, एक टेल और एक हेड नहीं होता है ना। ठीक है, लिखो इतना। वेल अब इसके बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिया। अब उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो याद रखना आपको ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पहला टाइप है यूनिट वेक्टर, है ना। पहला क्या है यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन लिखो, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब एक, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। साथ में ये भी लिखो कि यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई द डायरेक्शन, सिंपली इतना ही लिखो, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा यूनिट वेक्टर का काम आता है उसको डायरेक्शन बताने के लिए कि डायरेक्शन किधर है, वो वेक्टर एक्चुअली मूव किधर कर रही है, ठीक है, मतलब वो बॉडी मूव किधर कर रही है, वेलोसिटी अगर होगा तो क्या है यूनिट वेक्टर समझो। यूनिट वेक्टर का साइन है, जो भी वेक्टर आप लिखो, जैसे मान लो कि वेक्टर ए लिख रहे हो तो वेक्टर ए के ऊपर एरो नहीं है कैप, जहां भी कैप आया, किसी वेक्टर के ऊपर कैप आ गया, समझना कि वो यूनिट वेक्टर है। पी कैप, क्यू कैप, जेड कैप, सी कैप, सबका क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 मतलब इसको आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या आएगा 1। मतलब जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये क्लियर मतलब है कि वो बताएगा क्या आपको डायरेक्शन। अच्छा, अगर मान लो आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, तो 1 मीटर पर सेकेंड मतलब वो क्या हुआ यूनिट वेक्टर। किधर बच्चे, ईस्ट की तरफ, तो उस यूनिट वेक्टर को अलोंग पॉजिटिव एक्स हम बोलेंगे आई कैप। ये स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखना। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स 1 मीटर पर सेकेंड से, या बॉडी मूव करी अलोंग ईस्ट या अलोंग एक्स 1 मीटर, तो क्या होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। उसका शो कैसे करो, डिनोशन कैसा होगा, वो होगा आई कैप। अगर बोला माइनस आई कैप मतलब किधर, माइनस एक्स में 1। सिमिलरली अगर वाई में मूव किया तो ये क्या हो गया जे, अगर जेड में हुआ तो क्या हुआ के, मतलब आई। अब आई को क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स। अगर जे कैप बोलूं तो यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई। सिमिलरली अगर माइनस जे बोलूं तो मतलब वो 1 मीटर पर यूनिट वेक्टर है किधर, अलोंग माइनस वाई, है ना। गुड, अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस प्लस जेड। सिमिलरली अगर बोला कि माइनस के, माइनस से क्या होगा फिर माइनस जेड की तरफ यूनिट वेक्टर होगा। ये स्टैंड। अच्छा, क्या जरूरी है क्या कि एक्स वाई जेड हमेशा ऐसे ही रहे, क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है क्या। ये एक्स इंक्लाइन पे हमने पढ़ा, काइनेमेटिक्स में काफ़ी काम आएगा आगे, अभी पढ़े नहीं हो तुम। ये एक्स वाई है और मान लो कि अंदर में कोई है जेड। देखो ये होता है, ये डिनोशन है इसका, ये डिनोशन है बाहर का आउटवर्ड्स, नॉर्मल आउटवर्ड्स, और ये डिनोशन है इनवर्ड्स। अगर मान लो कोई वेक्टर अंदर की तरफ है, अंदर है तो क्रॉस होगा, अगर वेक्टर बाहर है तो वो क्या होगा, वो जेड होगा। मतलब यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कैसे शो कराया मैंने, ये हमारा एक्स करेक्ट है, ये एक्स, ये वाई और जेड मैंने डॉट दिया है, मतलब जेड ये वाला है। क्या ये तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो है ना, ये जेड, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90 और इन दोनों के बीच में 90, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स जो होगा ईस्ट की तरफ ही होगा, या हमेशा जो वाई होगा वो नॉर्थ की तरफ ही होगा, ज़रूरी नहीं है। तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये अंदर रहे, करेक्ट है, ये तीनों एक्स वाई जेड हो सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको
कि इधर हमारा मूव करने वाला कौन है, आई कैप, इधर कौन है, जे कैप, और अंदर में परपेंडिकुलर कौन है, के कैप। करेक्ट है? ठीक। अब है कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। यार एक बात बताओ, अगर जैसे कि मान लो कि अगर मैंने आपको एक वेक्टर लिखा, सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, वेक्टर लिखा कि यार वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप, बस इतना, 3i कैप प्लस 2j कैप। इस वेक्टर का मीनिंग क्या है समझो, मतलब 3i कैप मतलब वो जा रहा है x में जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। मान लो कि ये वेक्टर नहीं, ये वेक्टर मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड, मतलब वो व्हीकल जो है वो मूव कर रही है x में 3 मीटर पर सेकेंड से और y में 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, मतलब x और y दोनों में जा रही है, मतलब अगर x और y दोनों में जा रही है तो वो ना तो x में जा रही है ना y में जा रही है, वो x y के बीच में जा रही है। करेक्ट? कैसे डिनोट करोगे? कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जैसा नॉर्मली हम लोग रेफरेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए पहले हमें क्या ज़रूरत होगी, रेफरेंस की। तो ये x है और ये y है, तो ये रेफरेंस हमारा क्या हुआ, 0,0। ज़रा सोचो, ये वेक्टर है, x में कितना 3, y में कितना 2, मतलब ये पॉइंट आएगा, मतलब वेलोसिटी किधर होगी, इधर। बॉडी ऐसे जा रही है मतलब, है ना, x में 3 और y में कितना 2। ये मुझे बताओ ये कितना है दोस्त, ये 2 है और ये कितना है 3 है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आखिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, x में 3 y में 2, तो ये जा रही है ना बॉडी, तो ये कितना हुआ √3² प्लस 2², है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 13, √13, 9 + 4 √13। ठीक है, मतलब मेरा कहने का अब इससे मतलब क्या है समझो। अच्छा, ये अगर z में होता है तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस yj प्लस 3k कैप, तो क्या लिखते तुम √3² प्लस 2², फिर जो z वाला है उसका आप उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर लिखना रहे, यूनिट वेक्टर मतलब a के ऊपर कैप, देन यूनिट वेक्टर को क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी पॉइंट है। यूनिट वेक्टर को करना है कि वेक्टर लिखो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब a कैप, a वेक्टर a डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। समझो इसका मतलब कहने का क्या है। यार मान लो कि बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये वेलोसिटी हुआ। अब कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो क्या करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट जा रही है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट। तो 10 मीटर्स पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट को 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट करना हो तो क्या करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 10, तो 1 आ जाएगा। मतलब वो 10 क्या है उसका, 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट, तो 10 क्या है मैग्नीट्यूड और अलॉन्ग ईस्ट क्या है डायरेक्शन। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को डिवाइडेड किया उसके मैग्नीट्यूड से 10/10, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। वही मैंने बताया है कि आप याद रखो कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। देखो जरा मैग्नीट्यूड कैसे निकाला हुआ है। जैसे कि ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिए एग्जांपल लिया, अगर मैं आपको जनरलाइज करूं हर जगह पे, तो देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a और ये है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, मान लो ऐसा कोई वेक्टर है। अब क्या करोगे आप, अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है, बताओ यूनिट वेक्टर, तो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना हुआ दोस्त, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ध्यान दो यहाँ पे जब 3i कैप प्लस 2j कैप था तो मैग्नीट्यूड क्या था √3² प्लस 2², अगर एक और होता तो वो भी आ जाता, मतलब अंडर रूट क्या लिखूँ मैं, ax² प्लस ay² प्लस az²। ये आपका आया क्या, ये आपका आया यूनिट वेक्टर। एक काम, मान लो कि किसी ने बोला कि चेक करके बता यूनिट वेक्टर है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, ax डिवाइडेड बाई क्या
अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बोला कि चेक करो कि यूनिट वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं चेक करो यार। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये हमारा क्या है, एक कंपोनेंट x में, y में, z में। तो नेट मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहो, a का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या करोगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो ए वाई स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस क्या करोगे, ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जरा देखो तो ऊपर ये सेम ही है ना तीनों, तो क्या आ जाएगा 1, मतलब सही है, मतलब यूनिट वेक्टर है क्योंकि तीनों का स्क्वायर का सम का रूट 1 आया है। ठीक है, लिखो। वेल देखो, एक सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो कि वेक्टर P है, वेक्टर P है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और इसमें क्वेश्चन लिखा है देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ P, है ना, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग P। जल्दी करो, सुनो यार, क्या है P का मैग्नीट्यूड, मतलब सिंपली P क्या करोगे आप, अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड क्या है, 1 की माइनस 1, 1 की माइनस 1, 1 की माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 है ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ माइनस 1 के, है ना। तो क्या आएगा दोस्त, 9 प्लस 16 प्लस 1, ये कितना आएगा, रूट ऑफ 26। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ 26। एंड अब पूछा क्या था आपसे, पूछा है कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो कितना है वेक्टर, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना, रूट ऑफ 26। ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर। चलो ऐसे ही एक सिंपल एक और कर लो, मान लो वेक्टर r है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग r। करो, क्या आएगा बालक, यूनिट वेक्टर अलोंग r इज इक्वल टू r डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो बताओ ये कितना, i माइनस j वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या आएगा, रूट 3 आएगा ना। तो i माइनस j प्लस k डिवाइड बाई रूट 3 यूनिट वेक्टर है ना। तो कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है। चलो अच्छा, मान लो कि सवाल ऐसा है कि बोला कि इफ वेक्टर p इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस 5j कैप प्लस कंसिडर करो b k कैप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो ऐसा है। अच्छा तुम नोटेशन देखो, ये ऑलरेडी मेंशन किया है कि यूनिट वेक्टर है, मतलब ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली इस p का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना दोस्त, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -24। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो पॉसिबल नहीं है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, -24। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा रियल नंबर को ऐसा नहीं होता, इमेजिनरी नंबर में जाएगा। ठीक है, लिखो। एक और सवाल देखो, यूनिट वेक्टर p इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस 5/6 जे कैप प्लस बी कैप, देन सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये फाइंड करो। करो, सुनो यार, एक लिखा हुआ है कि ये तो ऑलरेडी मालूम है ना कि ये जो वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर, ये ऑलरेडी मालूम है कि ये वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, और अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। तो p का मैग्नीट्यूड 1 है, तो p कितना आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड √a² प्लस 5/6 का स्क्वायर 25/26 प्लस b² इज इक्वल टू क्या, 1, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो क्या आएगा, स्क्वायर कर लो तो a² प्लस 25/26 प्लस b² इज इक्वल टू 1। अच्छा एक काम करो ना, तो ये उधर जाएगा तो 1 - 25/26, तो ये क्या आएगा 1/26, तो a² प्लस b² का वैल्यू क्या आएगा 1/26, है ना। वेल बच्चों, अब एक बहुत बढ़िया सवाल लिखो। क्वेश्चन ये है कि वी हैव वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, है ना, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, वेक्टर b क्वेश्चन में दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, a और b का दिया हुआ है, a और b वेक्टर दिए हुए हैं। पूछा है कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज b, सुनना ध्यान से, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज b, जो b का मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अलोंग a। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, बट डायरेक्शन अलोंग क्या होना चाहिए, वेक्टर a। यार सुनो, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हमारे पास वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है लेकिन डायरेक्शन इसकी तरफ है ना। ठीक है, ध्यान सुनो, कह रहा है कि वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड b का है, तो पहला स्टेप में b का मैग्नीट्यूड निकालो। तो b का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो क्या होगा, अपन को मालूम है √ax² प्लस ay² प्लस az², 448,193 आएगा ना, मैग्नीट्यूड 3। नाउ ये तो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कह रहा है कि डायरेक्शन होना चाहिए इसकी तरफ। यार डायरेक्शन, अच्छा मतलब इसकी तरफ होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका डायरेक्शन बताएगा इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर तुम खुद सोचो ना यार, जैसे कि मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये वेक्टर a है, तो डायरेक्शन कौन बताएगा, ये बताएगा ना इसका यूनिट वेक्टर, कि भैया देखो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्त, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना होता है बताओ, वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 25। तो मैं समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्टली कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये क्या आएगा दोस्त, ये आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा बताओ, 38 आएगा ना रूट, तो रूट ऑफ 38, करेक्ट है ना। अच्छा मतलब ये यूनिट वेक्टर है। इस सवाल को ना अगर मैं ग्राफिकली तुम्हें समझाऊं तो सुनो, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। ये है x और ये है y और ये मान लो कि बाहर z है। कह रहा है कि ये वेक्टर a है और मान लो कि वेक्टर b इधर है, मान लिया। तो अब कह रहा है एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर हो, मतलब इतना लेंथ हो, इतना हो लेंथ इसका, लेकिन डायरेक्शन इधर हो, मतलब ये डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड इतना हो, मतलब यहां से यहां मेजर करके इधर काट दो, तो ये हमारा वेक्टर हो गया दूसरा वेक्टर c। नहीं समझा, करना क्या है, डायरेक्शन यही वाला हो, इधर ही होना चाहिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से यहां कट कर दो इधर, यहां से यहां कट करो इधर, और डायरेक्शन सेम रखो। तो ये जो यहां से ये वेक्टर हुआ ना, ये वाला, ये वेक्टर हमारा हुआ c। तो किसी वेक्टर को तुम बताओ, किसी वेक्टर को क्या लिखते हो भाई, लिखते हो उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड।
लेकिन जो वेक्टर हमें चाहिए, मान लो कि वो वेक्टर कौन सा है c, उसका मैग्नीट्यूड कौन होगा b के बराबर, लेकिन b का मैग्नीट्यूड 3 है तो मैग्नीट्यूड 3, और डायरेक्शन होना चाहिए a का, और डायरेक्शन कौन बोलता है, डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर, मतलब ये वाला 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ 38। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 15k कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ 38। याद रखो कोई भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई होता है वेक्टर को तो सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई होता है, ऐसे बाकी नंबर का होगा, बस डायरेक्शन रहना चाहिए, साथ में i j k होना चाहिए। वैसे इसको आगे एक और करेंगे, एक और चीज़ें बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, सुनो पहले, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कौन सा है, इतना, डायरेक्शन कौन सा, इतना, मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ, इधर ये वाला वेक्टर हो गया, करेक्ट है ना। और वैसे भी सुनो ना यार, अपन को मालूम है ना क्या, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, है ना, वही तो किया हमने। देखो एनी वेक्टर सी, कोई वेक्टर ए बी सी कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू क्या, उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका है, बी का, तो बी का कितना 3 इंटू उसके तरफ यूनिट वेक्टर, किसके तरफ, इसमें बोला डायरेक्शन अलोंग है, तो ए का यूनिट वेक्टर अपन को मालूम है, ये था, लिख दिया मैंने। वेल अब एक ज़रूरी बात समझना यार, अपन को मालूम है कि हमारा यूनिट वेक्टर जो आया था वो तुम्हें याद है ना, यूनिट वेक्टर हमने क्या लिखा था, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है। अच्छा इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, और वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए कैन बी रिटन एज एक्स बाई ए आई कैप प्लस ए वाई बाई ए जे कैप, ए समझते हो ना, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाई ए, करेक्ट है। वेल अब सुनो, जैसे कि मान लिया कि एक वेक्टर है, उसको मैं 3D में डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सुनो, ये ऐसा है वेक्टर ए। ऑब्वियसली मैं 2D को बहुत अच्छे तरीके से 3D में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, 3D को 2D में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने शो किया है। जैसे कि मान लो कि x है, ये y है, और z अगर बाहर आएगा, z ऐसा होता है ना, अगर मान लो कि x y z आप देखना चाहोगे तो ये हमारा x है, करेक्ट, ये y है, तो z कैसा आएगा, z ऐसा आएगा, है ना, ये z आएगा। तो यहाँ पे कंसिडर करें कोई भी वेक्टर, ये x है, ये y, ये z है। अब कोई भी तीसरा कोई भी वेक्टर जो मान लो कि इन एक्सेस में कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है, जैसे कि ये वाला, है ना, ये देख रहे हो, ये हमारा वेक्टर है, 3D में है। तो अब ये x से भी कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, y से भी कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, और z से भी कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मान लिया कि x के साथ अल्फा है, y के साथ बीटा है, और इसका z के साथ एंगल गामा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा यहाँ क्लियर नहीं दिखेगा जब तक तुम 3D में इसको कोशिश नहीं करोगे देखने का। 3D में देखो, करेक्ट है, ऐसा y x z, ये x के साथ ये एंगल, y के साथ ये एंगल, और z के साथ ये एंगल, है ना। तो अगर इसको ऐसे ढंग से देखोगे तो इसमें याद रखना कि बहुत ज़रूरी पॉइंट कि ये जो ax बाई ए है ना, ax बाई ए, इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ये अल्फा का जो कॉस वैल्यू होगा, जो ये वेक्टर x के साथ बनाएगा, उसका जो कॉस अल्फा होगा वो होगा ax बाई ए, है ना। अगर आप सिमिलरली बात करो कुछ ऐसा ही तो क्या होगा, ay बाई ए, ये होगा कॉस बीटा, और इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग, कोसाइन समझते हो ना, कॉस अलोंग वाई एक्सिस, है ना। एंड थर्ड सिमिलरली क्या बोल सकते हो आप, ए वाई बाई ए जेड बाई ए, ये है कॉस ऑफ गामा
इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन अलोंग क्या, जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस, है ना, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी याद रखना कि इस कॉस अल्फा को बोलते हैं एल, डिनोशन है एल, ये है एम और ये है एन, मतलब एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद ये रखना है, और याद करना आप समझ जाओ। अच्छा एक काम करो, इन तीनों को ना स्क्वायर करके ऐड करो, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर ऐड करो, देखो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो 1 आएगा। कैसे कैसे कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर भी क्या है, यहाँ पे ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही है ना, उसका आंसर तो 1 ही आएगा ना। मतलब द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 1। याद कर लो इसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल क्या है, कॉस अल्फा क्या है, ए एक्स बाई ए, मतलब एक्स में कितना गया, डिवाइड बाई पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। रखो एल क्या है, कॉस अल्फा है, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब वो डायरेक्शन जो कॉस के टर्म्स में देगा, मतलब उस वेक्टर ए पे कितना झुका हुआ है, वो वेक्टर y पे कितना झुका हुआ है, वो वेक्टर z पे कितना झुका हुआ है, तो ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आगे मैं जब भी बोलूं कि व्हाट इज अल्फा, समझ जाना कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड जेड एक्सिस। नाउ अच्छा अगर ये बोला, क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा इज क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। सिमिलरली प्लस ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या, 1। आखिर करना क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से जरा ध्यान दो तो बच्चे, यार एक बात समझो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1 2 3, तो 3 माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या, 1। इसको राइट में ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या, 2। करेक्ट है। तो इसको भी ना एज अ रिजल्ट याद रखो कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 1 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर साइंस इज ऑलवेज 2। करेक्ट है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। बट याद रखो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा क्या है। अच्छा एक मिनट रुको, सुनो, वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड z एक्सिस। चलो बताओ एंगल क्या है, ढूंढो क्या है। तुमसे पूछा क्या है दोस्त, वेक्टर ए और z, अरे गामा पूछा है ना, तो कॉस गामा, यही पूछा है ना बच्चे, कॉस गामा क्या होता है, ए जेड बाई ए। अच्छा ए जेड 6 बाई ए क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आंसर आ गया कितना, 9 प्लस 4 प्लस 36, मतलब 6, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 6/7। अगर सिमिलरली आपसे पूछूं मैं कि बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो निकाल लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा आराम से निकाल सकते हो,
है ना। मतलब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये आपको बताएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अच्छा अगर दो निकाल लिया, मान लो कॉस गामा निकाला, कॉस बीटा निकाला, तो कॉस अल्फा क्यों निकाल रहे हो, ये रिलेशन यूज कर लो, ये वाला, है ना। ठीक, वेल तो हमने यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस बीटा क्या होता है, कॉस गामा क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ लिया हमने। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर√ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है यार, कभी कभी कई सारे वेक्टर के सवाल ऐसे होते हैं ना जिसमें 3D का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, और 11th के जब बच्चे नए नए होते हैं तो उनको 3D थोड़ा उतना समझ में नहीं आता है ना। तो कंसिडर करो जैसे कि ये हमारे तीनों एक्सेस एक्स वाई जेड, क्या तीनों ज़रूरी है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं ना, मैंने बोला था कैसे भी हो सकता है, बस तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में 90 डिग्री हमेशा एक दूसरे के साथ होना चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एक कैसा क्यूब है ना, ध्यान से सुनना कैसा है। राइट, ये क्यूब देख रहे हो, और इसका हर साइड लाइक ये z एक्सेस कोई भी चेंज कर सकते हो आप, ये x, ये y और ये z। ठीक है, इसका हर साइड जो है ना वो a है, क्यूब है। कई सारे सवाल 3D वाले होंगे जिसमें 3D अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो सवाल तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तो तुम्हें करना क्या है कि देखो इसमें कितने 8 वर्टाइसेस है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो आपको 8 वर्टाइसेस दिख रहे हैं उन सारे का तुम कोऑर्डिनेट्स लिखो। ठीक है, इन सारे वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट्स लिखो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो वो अगर इस रूम को मान लो कि तुम एक इमेजिन करो, अगर एक रूम वैसे तो ये क्यूब नहीं है बट अगर मान लो कि ऐसा क्यूब की तरह होता तो कितने कॉर्नर होते हैं, एक वहाँ कॉर्नर है, एक वहाँ कॉर्नर, एक ये 4 ऊपर हो गया, सिमिलरली 4 कहाँ रहेंगे, नीचे, मतलब 8 कॉर्नर्स हैं। तो इन सारे 8 कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, लिखो, ट्राई करो। वेल चलो, अगर मैं बात करूँ पहला 8th वन का, 8 कॉर्नर का, तो 8 वाले कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ। 8 तो ओरिजिन है, कहीं ना कहीं रेफरेंस लाइन चूज करना पड़ेगा ना, तो वो रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, 8 पे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0, मतलब x में 0, y में 0 एंड z में 0। अगर वही तुम अगर 2 का लोगे, 2 पॉइंट का इसका, तो ये बताओ ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये तो x एक्सिस पे है। तो अगर x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, a, बाकी y में है नहीं, z में है नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x में a, y में 0 और z में 0। आई बात समझ में, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसके बाद 3 पे आ जा यार, अगर 3 की बात समझो तो देखो 3, x में a, y में a, लेकिन ये पॉइंट लाई करता है xy प्लेन में, z में लाई नहीं करता है ना, करेक्ट है। अगर ये z में लाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो क्यूब देखो, क्यूब का पीछे वाला हिस्सा xy प्लेन में है और आगे वाला हिस्सा क्या है, इस प्लेन में है, मतलब इसमें z वाला भी ये कोऑर्डिनेट आया है, इतना z भी मूव किया है, इसमें z नहीं था, तो ये x में कितना आएगा बताओ मुझे, x में a, y में a और z में कितना 0। इसके बाद 4 की बात करें तो 4 तो y एक्सिस पे है, और अगर y एक्सिस पे है तो मतलब x और z दोनों क्या है, 0। जैसे कि कोई भी पॉइंट अगर इमेजिन करो ऐसा है, ये अगर इस तरह का है और कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसमें x कितना हुआ 0 और z कितना हुआ 0, क्योंकि खुद किस पे है, y पे है ना। तो अगर तुम इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या आएगा, 4 में a x 0 y a की माइनस है, देखो ऊपर है ना तो प्लस है, और z कितना 0। अगर सिमिलरली आप 5 की बात करो तो 5 में क्या करोगे सोचो। अच्छा 5 में दिक्कत है क्योंकि 5 कहाँ पे है, xy में भी है और z में भी है, z में कितना मूव किया ये ना, क्योंकि ये है पीछे मतलब xy प्लेन में, तो इसके आगे a आया है ना, तो ये x में कितना गया सोचो, x में गया a, y में गया a और z में भी गया a, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा a, a। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं, ये जो है ये इस प्लेन का बात है, और मतलब ये ऐसा स्क्वायर है, पीछे एक ऐसा स्क्वायर है,
और आगे एक ऐसा ही स्क्वायर, तो आगे है ना, मतलब z में तो आएगा ना वो, ठीक है। चलो अगर 6 की बात करो तो क्या होगा, 6 का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो x में 0, क्योंकि ये कौन से प्लेन में है, ये yz प्लेन में है, ये सब पॉइंट्स किस में है, yz प्लेन में है। तो 6 का कोऑर्डिनेट बताओ, x में क्या आएगा, x में आएगा ही नहीं, y में कितना आ रहा है, देखो y में कितना ऊपर है ओरिजिन से, y में a है और z में सामने a है ना, ये जो आएगा ये a है और ये भी क्या है a, तो x में 0, y में a, z में a। बताओ 7 पॉइंट कोऑर्डिनेट, 7th कौन सा है ये, अरे 7 कौन से एक्सिस पे है, तो z एक्सिस पे है कि नहीं। अगर 7th वाला पॉइंट अगर z एक्सिस पे है, मतलब यहाँ पे है, x 0, y हाइट ही नहीं है, z क्या आएगा a, मतलब x में 0, y में 0 और z में a, करेक्ट है। अगर कोऑर्डिनेट 8 की बात करो, 8 लास्ट कोऑर्डिनेट, 8 तो हमारा ओरिजिन था, 8 तो लिख लिया हमने, तो बचा कौन सा है अभी, फर्स्ट बचा है ना 1, तो 1 इसकी बात करते हैं, कौन से प्लेन में है, ये तो xz प्लेन में है ना, नीचे वाले प्लेन में ऐसा, मतलब ये अगर ऐसा है तो बालक सुनो, ये हमारा ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये x और ये z, तो कौन से प्लेन में है, ये xz प्लेन में है ना, तो इस प्लेन की बात कर रहा है। और ये पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट यहाँ कहीं पे है, देखो है ना, पॉइंट यहाँ है, मतलब y तो 0 है, देखो इसको y तो 0 है, जो भी है x में a है और z में कितना है a, x में a, z में a, y में 0, यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है इसका मतलब है कि x में कितना 0, y में a और z में कितना a। आ रही है बात समझ में, ठीक है। 1 x में सॉरी x में a, y में 0 और z में कितना a, ये कोऑर्डिनेट हुआ आपका। मतलब तुम ऐसा ना इमेजिन हर पॉइंट को कर सकते हो, ऐसे बना के तुम हर पॉइंट को इमेजिन करो, जैसे कि 4 यहाँ, 8 यहाँ, करेक्ट, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 7 यहाँ, 6 यहाँ और 4 यहाँ, 5 यहाँ पे, करेक्ट है। ऐसे इमेजिन करो क्यूब बनता हुआ इस तरह से, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ 8, करेक्ट है, ये पॉइंट कौन सा हुआ 2, करेक्ट है ना, और इसी के जस्ट सामने 1, इसके जस्ट इधर 7, इस पे एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 8 हो गया। अब इसमें इसी एक्सिस पे y एक्सिस पे ऊपर में 4 और 4 के जस्ट सामने में z में 6, करेक्ट है, ये 6 एग्जैक्टली, उसके नीचे 7, ये कोऑर्डिनेट 8 और 7 के बाजू वाला 1, 1 के जस्ट नीचे वाला 2, उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा 3 और फिर यहाँ पे 5, ठीक है। चलो लिखो।